हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे मास्टर डिग्री में वुमेन्स एंड जेंडर स्टडीज MAWGS के खंड 2 में इकाई 1 अंतरराष्ट्रीय विमर्श, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पारिवारिक जीवन और कार्य के बीच संबंध, संतुलनकारी कृत्य। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। पारिवारिक जीवन और कार्य के बीच संबंध, संतुलनकारी कृत्य। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कार्य और पारिवारिक जीवन के बीच परस्पर व्याप्त संबंधों को समझने की महती आवश्यकता है। यह संबंध खास तौर पर अकुशल महिलाओं कर्मियों में व्यापक है। किसी भी औद्योगिक समाज की यह एक लाक्षणिक विशिष्टता है। इस बारे में चर्चा है कि औद्योगिकरण के चलते महिलाओं के जीवन में सुधार हुआ है या गिरावट आई है। दरअसल महिलाओं के आर्थिक अवसरों की सवाल से जुड़ी हुई है। औद्योगिक समाजों में घर से बाहर जाकर कार्य करने को अधिक महत्व दिया गया है। इसी के परिणाम स्वरूप बाहरी कार्य एक तरह से आत्मसम्मान का प्रतीक बन गया है। इसी से यह समझने में मदद मिलती है कि क्योंकि महिलाएं उस कार्य के लिए तैयार हुई है जिसे केट क्रेहन या बैलेंसिंग सेट कहते हैं, जिससे कि वे अपने आत्मसम्मान को सुनिश्चित कर सके। हालांकि काम और घर के बाहर काम करने की प्रतिबद्धता से जुड़ी ये धारणाएं विभिन्न देशों में अलग अलग है। सिल्विया बॉल्बी जेंडर पर आधारित रोजगार में परिवर्तन और समाज तथा राजनीतिक अर्थव्यवस्था की व्यापक प्रणालियों के लिए इसके अंतर संबंधों पर प्रकाश डालती है। जेंडर वैश्वीकरण और कार्य रूपांतरण पर उनका अध्ययन काम करने के गैर मानक रूप विनिमय, ज्ञान अर्थव्यवस्था की प्रकृति और पूंजीवाद तथा जेंडर व्यवस्था की किस्में के सैद्धांतिकरण में परिवर्तनों को समझने में विशेष उपयोगी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं वेतन समानता। अमेरिकी श्रम सांख्यिकीय ब्यूरो के अनुसार विकासशील देशों में खाद्य पदार्थों के कुल उत्पादन का 80% तक हिस्सा महिलाएं उत्पादित करती है, लेकिन कभी कभार ही उस भूमि पर उनका अधिकार हो पाता है जिन पर वे खेती करती हैं। पूरी दुनिया में कुल श्रम का 1/3 महिलाएं हैं। हालांकि दूसरी अन्य गतिविधियों के साथ साथ उनका अधिकांश काम भी अवैतनिक रह जाता है। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी महिलाएं का वर्चस्व है, परंतु आमतौर पर उनका यह काम आर्थिक आंकड़ों में परिलक्षित नहीं हो पाता है। यदि सकल घरेलू उत्पाद की वैश्विक गणना में घरेलू काम शामिल कर लिए जाए तो इसकी कुल राशि में 25% की वृद्धि होगी, जो आमतौर पर पुरुषों की तुलना में अधिक होगी। यह भी स्पष्ट है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक घंटे काम करती हैं। विकासशील देशों में महिलाओं के काम के घंटे पुरुषों की अपेक्षा 30% अधिक है, लेकिन हर पेशे में महिला पूर्णकालिक कर्मचारियों की तुलना में पुरुष पूर्वकालिक कर्मचारियों की अधिक वेतन प्राप्त करते हैं। आखिर इन वेतन अंतराल से पार पाना इतना कठिन क्यों है? इसके पीछे एक कारण प्रतिशतात्मक समाज की महिलाओं और उनके द्वारा किए गए काम के प्रति सोच है, जो उसे कम महत्वपूर्ण बनाती है। इसके अतिरिक्त एक तथ्य यह भी है कि अंशकालिक कामगारों में 90% तक महिलाएं हैं। इसका अल्पकालिक लाभ यह भी है कि इससे ऐसी नौकरियों की संख्या में वृद्धि होती है जिसे घरेलू जिम्मेदारियों के साथ साथ किया जा सकता है, जबकि दीर्घकालिक हानि अधिक है। इसमें कमतर जॉब सिक्योरिटी, नौकरी के अवसरों को बनाए रखने की क्षमता और कार्यस्थल के लाभों जैसे पेंशन और स्वास्थ्य बीमा आदि के न होने के नुकसान भी शामिल है। पुरुषों की बेरोजगारी और अल्प रोजगार की समस्या ने महिलाओं पर भी और अधिक दबाव डाला है कि वे परिवार हेतु जीविका कमाने वाले सदस्य की भूमिका निभाए। परिवार को अकेले अपने दम पर पालने में पुरुष तेजी से असमर्थ होते जा रहे हैं। कनाडा, फ्रांस, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, नीदरलैंड और स्पेन आदि में कामकाजी उम्र के युवा बेरोजगार पुरुषों की प्रतिशत में वृद्धि हुई है। कामकाजी मां
जो बच्चों की देखभाल और दूसरी प्राथमिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए घर से बाहर काम करने में सामंजस्य बिठा रही हैं, उनके कंधे पर भारी बोझ बढ़ता जा रहा है। खासकर जब उनका परिवार बढ़ता है, तब इस परिघटना में दूसरे अन्य कई कारक भी अपना योगदान देते हैं, जिनमें प्रवासन के बढ़ता स्तर और वैवाहिक विघटन के उच्च स्तर के साथ साथ एकल मां को बच्चों के जन्म जन्मे बच्चों की संख्या में वृद्धि भी शामिल है। पुरुषों द्वारा ड्रग्स और शराब का अत्यधिक सेवन कई संगठनों और संघों में सहभागिता तथा बहुविवाह जैसी प्रथाओं से महिलाओं को और अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पुरुषों के पास उन कई परिवारों को चलाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। फिलीपींस के साक्ष्य से पता चलता है कि एक अतिरिक्त बच्चा अपनी मां के काम के बोझ में प्रति सप्ताह औसतन 8.4 घंटे की वृद्धि कर देता है। चूंकि महिलाएं द्वारा अपनी कमाई का खर्च अपने परिवार की बुनियादी जरूरतों पूरा करने की अधिक संभावना होती है, इसलिए उनकी आय परिवार पर अधिक सकारात्मक प्रभाव डालती है। दक्षिण भारत में हुए एक अध्ययन में पाया गया है कि महिलाएं मुश्किल से अपनी कमाई का कोई हिस्सा अनन्य रूप से अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए रखती है, जबकि पुरुष औसतन 26% हिस्सा अपने पर खर्च करते हैं। उनकी महत्वपूर्ण आर्थिक भूमिका के बावजूद आर्थिक क्षेत्र में निर्णय लेने की स्थिति में महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। अधिकांश देशों में निजी क्षेत्र में सिर्फ 10 से 30% तक महिला प्रबंधक बन पाती है और अत्यधिक उच्च पदों पर उनकी 5% तक ही सीमित रह जाती हैं। ट्रेड यूनियन आंदोलन में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफी कम है। आइए नेक्स्ट देखते हैं ग्लास सीलिंग अर्थात अदृश्य सीमा। मौजूदा आर्थिक संरचनाएं पुरुषों के प्रभुत्व से ग्रसित है और महिलाओं की उन्नति में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। उनकी शिक्षा और अनुभवों को नजरअंदाज कर उन्हें पेशेवर रूप से आगे बढ़ने से रोकती हैं। दुखद यह है कि ऐसी संरचनाएं आज भी अभेद है। ये संरचनाएं महिलाओं की तुलना में पुरुषों की पारंपरिक अपेक्षाओं और धारणाओं पर आधारित नेटवर्क और उपलब्धियों को मानक रूप में शामिल करती है। ऐसी स्थिति में ग्लास सीलिंग या अदृश्य सीमा नेतृत्व या निर्णायक पदों की आकांक्षा करने वाली महिलाओं द्वारा सामना करने वाली स्थिति के लिए उच्चतम सीमा है। ऐसी महिलाओं की संख्या का अनुपात तो आश्चर्यजनक रूप से काफी कम है, जिन्होंने अपने दम पर नेतृत्व के उच्चतम पदों पर अपना स्थान बनाया है। यह भी पाया गया है कि जो महिलाएं इस स्तर तक किसी तरह पहुंच भी गई, खास तौर पर बहुराष्ट्रीय निगमों यानी एमएनसी में, तो उन्हें एक दूसरी ग्लास सीलिंग का सामना करना पड़ता है। इन महिलाओं को पुरुषों के समान ही वेतन और बोनस मिलता है, परंतु इन्हें कम लोगों को प्रबंधित करने का अवसर दिया जाता है, कम स्टॉक का विकल्प दिया जाता है और पुरुषों की तुलना में कम विदेशी दौरे पर भेजा जाता है। कहने का अर्थ यह है कि किसी संस्था में उसी पद पर रहते हुए यह कतई मतलब नहीं है कि उस संस्था में उन्हें पुरुषों के समान पद स्थिति प्राप्त हो। स्पष्टतः उन्हें यह संदेश दिया गया है कि वे अपनी कंपनी में जितना हो सकता था उतनी ऊंचाई तक पहुंच चुकी है, जबकि वही पुरुषों के लिए आगे भी नए अवसर उपलब्ध रहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं काम और परिवार में संतुलन। अध्ययनों से पता चलता है कि दुनिया के अधिकांश हिस्सों में पुरुषों की तुलना में महिलाएं प्रति सप्ताह अधिक घंटे काम करती है। हालांकि महिलाओं द्वारा काम में खर्च किए गए समय का एक बड़ा हिस्सा अवैतनिक कार्यों के लिए समर्पित होता है, जैसे कि घरेलू कार्य, बच्चों की देखभाल करना, भोजन बनाना, कपड़े साफ करना, घर साफ करना, इस्त्री करना, बागवानी करना और पानी लाना तथा जलावन लकड़ी लाना और अन्य घरेलू गतिविधियों जिनकी गणना अर्थशास्त्रियों द्वारा काम की गणना में नहीं की जा सकती है। ज्यादातर देशों में अवैतनिक काम करने में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का दुगना समय जाया होता है। उदाहरण के तौर पर जापान में यह दर पुरुषों से 9 गुना अधिक है। यहाँ तक कि यदि महिलाएं पूर्णकालिक रूप से
सवेतन कार्यरत हैं, जब भी ज्यादातर घरों में महिलाओं ही घरेलू काम करती हैं। पारिवारिक जीवन में महिलाएं जबरदस्त ढंग से काम का अधिकांश बोझ उठाती हैं। यद्यपि कुछ देशों में यह अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ है। महिलाओं द्वारा प्रति सप्ताह काम किए जाने वाली अवधि की बात करें तो बांग्लादेश में प्रति सप्ताह 53 घंटे, भारत में 69 घंटे और नेपाल में 77 घंटे है। जबकि इन्हीं देशों में पुरुषों द्वारा प्रति सप्ताह क्रमशः 46, 56 और 57 घंटे तक काम किया जाता है। इन देशों में एक और उल्लेखनीय समानता यह है कि वह बच्चे की देखभाल में पिता द्वारा निभाई गई भूमिका प्रतिदिन औसतन 1 घंटे से भी कम है। चीनी पिता बच्चों की देखभाल में सबसे अधिक प्रति 0.9 घंटे खर्च करते हैं। कई महिलाओं के लिए वास्तविकता यह है कि बच्चों की देखभाल की व्यवस्था बनाने और उसे बनाए रखने के लिए सहायता और सहारे में भारी कमी है और इसके लिए उन्हें लगातार संघर्ष करना पड़ता है। इसके अलावा पुरुषों की तुलना में पहले से ही महिलाओं की कम आय अधिकांश हिस्सा बच्चों की देखभाल हेतु भुगतान में चला जाता है। ऐसे दंपतियों में भी जिनमें दोनों समान रूप से पेशेवर करियर में हो, इन समस्याओं को सुलझाने की जिम्मेदारी भी असंगत रूप से महिलाओं पर पड़ती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने पारिवारिक जीवन और कार्य के बीच संबंध संतुलनकारी कृत्य के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से आप हमारे चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।